मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रोसेसिंग टाइम कैसे देखा जाता है और वैसी प्रोसेसिंग टाइम को आप कैसे समझ सकते हैं। तो वो वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो नई वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ़ाइल लगाते हैं तो जो कैनेडियन एम्बेसी है वो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है, जो 3 मेन डॉक्यूमेंट है जो कनाडा एम्बेसी चेक करती है हर जो भी व्यक्ति कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ़ाइल अप्लाई करता है। तो जो 3 मेन डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी चेक करती है उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी चेक करती है उसमें जो पहला नंबर आता है वो आईटीआर का। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं और अपनी फाइल में लगाते हैं। आप कम से कम अगर मैं मेरी राय लें तो कम से कम आपको 3 साल की आईटीआर लगानी चाहिए। 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न लगानी चाहिए। जो एम्बेसी कहते हैं कि आप 2 साल की लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको कम से कम 3 साल की आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगानी चाहिए। तो ये जो आईटीआर है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके वीज़ा फाइल में, और इसको जो एम्बेसी है वेरीफाई करवाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और अगर आप उसमें कुछ भी फेक लगाएंगे या आपने गलत आईटीआर लगाई है या कुछ उसमें गलत लिखा होगा या उसको चेंज किया होगा तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी सीधा ही। तो उसमें जो वेरिफिकेशन है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होती है। एम्बेसी को पूरी पावर होती है इसको वेरीफाई करवाने के लिए। तो इसलिए आपसे जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप आईटीआर रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं, जब भी आप आईटीआर की अपनी जो भी कॉपीज लगाएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन लगाएं और उसमें कोई भी चेंजेस मत कीजिए। और जो आपने जैसी आपने सबमिट किया वो ही लगाइए और उसी हिसाब से अपना फाइल बनाइए। तो इसके बाद हम चलते हैं चलो सेकंड पॉइंट से पहले एक और बात बता देता हूँ कि कई लोग होते हैं कि कई एजेंट्स के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हम अपने आप डॉक्यूमेंट लगा देंगे, आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एजेंट से आप बचिए, क्योंकि वो फेक आईटीआर आपकी सबमिट कर देते हैं, उसके कारण आपका जो वीज़ा है रिजेक्ट हो जाता है और कई बार तो 5 साल का बैन भी लग जाता है। तो इसलिए ऐसे एजेंटों से बचिए। आप अपनी आईटीआर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जो है जेन्युइन वो दीजिए। वो आप अपने एजेंट को या कंसल्टेंट को कहिए कि वो उसको सबमिट करें अपने आपकी कनाडा वीज़ा की फ़ाइल में। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि वो सेकंड डॉक्यूमेंट कौन सा ये चेक करते हैं जो एम्बेसी कनाडा एम्बेसी है, वो है बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई होगी वो कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से वेरीफाई होती हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है वो वहाँ पे वो फ़ोन करके या किसी को भेज कर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वेरीफाई करवाते हैं, ताकि आपने कोई फेक बैंक स्टेटमेंट तो नहीं दी। तो इस केस में भी मैं आपको ये पहले से ही सावधान करना चाहूँगा कि जो एजेंट कहते हैं कि आपको कोई मतलब जो एजेंट कहते हैं कि आप मेरे को इतने पैसे दीजिए, मैं आपके सारा काम मैं करवाऊँगा, आपको कुछ नहीं करना। तो उन एजेंटों से आप सावधान रहिए, क्योंकि वो फेक बैंक स्टेटमेंट भी लगाते हैं। फेक मतलब नकली बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे आपके नाम पे। वो किसी और की बैंक स्टेटमेंट होगी, उसको मॉडिफाई करके उसके ऊपर आपका नाम लिख देंगे, आपका एड्रेस लिख देंगे। तो उससे आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपका जो है कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर आपके ऊपर 5 साल का बैन भी लग सकता है। तो आप देख लीजिए, वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ, एजेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर बैन लगेगा, एजेंट के ऊपर बैन नहीं लगेगा। तो इसलिए आप जो भी बैंक स्टेटमेंट दीजिए बिल्कुल जेन्युइन दीजिए। और जो भी बैंक स्टेटमेंट आप देते हैं उसमें जो आपके फंड होते हैं आप इकट्ठे फंड मत डालिए। और कम से कम जो आपके फंड है बैंक स्टेटमेंट में जो आपके फंड है वो कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। और अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो जो मेरी तरफ से तो ये राय है कि आप अपनी कम से कम 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दें, नहीं तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट सफिशिएंट है, आपका काम चल जाएगा। तो आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट मत लगाइए, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन मत कीजिए, अपनी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगवाइए और अपना अपना वीज़ा प्रोसेस करवाइए, उसी के बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। और अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिए। और ये थर्ड डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी बहुत ही गहराई से चेक करती है और
उसके लिए मतलब मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या क्या स्टेप लेते हैं। वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपकी एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट जो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देते हैं या अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, जो भी आप अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट देते हैं वो सारे वेरीफाई होते हैं एम्बेसी की तरफ से, तभी आपको वीज़ा ग्रांट होता है। तो वेरीफाई किस तरह करते हैं वो, जहाँ पे भी आप काम करते हैं पहले तो वहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे ये प्रॉपर ऑफिस है और वहाँ पे वो आप काम कर रहे हो। आप चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो हमेशा चेक करते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं। आप पहले वो वहाँ पे फ़ोन करके पूछते हैं आपके बारे में कि आप वहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते, आपके डिटेल्स लिए जाते हैं, और जो आपका जो आपने एम्प्लॉयमेंट एड्रेस दिया होता है उसका भी उसको भी वेरीफाई किया जाता है। और मोर ओवर अगर उनको थोड़ी सी फिर भी डाउट होता है, वो अपना एक स्पेशली एक अपना एक आदमी भेज के, एम्बेसी की तरफ से आदमी भेज के उनको आपकी वेरिफिकेशन, आपके एम्प्लॉयमेंट के सारे जो डिटेल्स है, सारे जो फैक्ट्स है, उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो इस चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए। कई बार होता है कि आप कहीं से भी अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवा के सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ पे वो जब फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे जो ओनर है या जो भी फ़ोन उठाता है तो वो उसको कई बार वो ठीक से जवाब नहीं देता। तो आप वैसा ही एम्प्लॉयमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट दीजिए जहाँ पे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ताकि जब कैनेडियन एम्बेसी वाले वो वहाँ जाके वेरीफाई करें या चेक करें, आपके बारे में सही इन्फॉर्मेशन उनको मिले और आप उनको ये पता लग जाए कि आप वहीं पे काम करते हो। जिस भी पोस्ट पे हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर किसी और पोस्ट पे हैं और आपने अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कुछ और पोस्ट लिखी हुई है तब भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो सारा कुछ वेरीफाई करते हैं वहाँ, अपना ऑफिसर भेज के भी वेरीफाई करते हैं, फिजिकली भी वेरीफाई करते हैं। सो ये सब चीज़ें अब आप सोच रहे होगे कि ये सब चीज़ें हमें कैसे पता लगती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करते हैं। ये चीज़ें पता लगती है जब आप केप नोट्स निकलवाते हो किसी भी फाइल के। जैसे कोई कभी आपने वीज़ा अप्लाई किया हो, तो अगर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद अगर आप केप्स नोट कहते हैं जिसको GCMS नोट्स भी कहते हैं, अगर वो आप निकलवाते हैं तो उसमें पूरा डिटेल दिया होता है कि एम्बेसी के तरफ से क्या क्या चीज़ वेरीफाई की गई और क्या क्या उसमें आपके एप्लीकेशन में कमी पाई गई। तो किस किस चीज़ पे आपकी जो है कमी है इस फाइल में, तो उसमें सारे डिटेल्स दिए होते हैं कि उन्होंने जैसे ITR वेरीफाई कराई तो वो सही थी, ये सारे डिटेल्स उसमें दिए होते हैं। और बैंक स्टेटमेंट भी जैसे उन्होंने वेरीफाई कराया उसमें मेथड भी दिया होता है कि हमने ऐसे वेरीफाई कराया था, फ़ोन करके वेरीफाई कराया था या ऑफिसर को वहाँ पे भेजा था या किसी के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू उन्होंने वेरीफाई, वो सारे डिटेल उसमें दिए होते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में भी वो कैसे उन्होंने वेरीफाई किया और वो सही पाया गया या गलत पाया गया, ये भी सारा उसमें केप नोट्स या GCMS नोट्स भी कहते हैं उनको, उसमें दिया होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल मिली होगी आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस पर, और इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स में शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आप जिसको शेयर करते हैं उसको इससे हेल्प मिल सकती है अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स कैसे उसने अप्लाई करने हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट उसने अपने फाइल में लगाने हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उस पर मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मेरे ऑफिस आके मुझे मिल सकते हैं, अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता फ़ाइल बनाने के लिए। तो इसके अलावा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो उसमें बेल नोटिफिकेशन आती है वो भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। सो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।